ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। के साथ आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ लेफ्ट पार्टी के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे इससे कैसे बंगाल के समीकरण बदलने वाले हैं। इसी के साथ में ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है दोस्तों। इसी के साथ में क्या झारखंड के अंदर सरकार गिराने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। बताएंगे सारे नेताओं ने जमकर भाजपा के नेता और गवर्नर की आलोचना की है दोस्तों। इसी के साथ में मालदीव को सपोर्ट करने के लिए मोदी सरकार ने बढ़ा दिया बजट, उठ गए बीजेपी सरकार पर गंभीर सवाल। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में ज्ञानवापी में पूजा रुकवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। बताएंगे क्या जानकारी दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में शत्रुघ्न सिन्हा का बीजेपी सरकार के विरुद्ध एक और बड़ा बयान आया है। बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा है कि करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट के साथ बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में देश की जनता जबरदस्त तरीके से समर्थन में खड़ी है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18वें दिन पश्चिम बंगाल पहुंची। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर के अंदर रास्ते में भारी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी सीपीएम के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल गांधी का स्वागत किया गया। रैली में सीपीएम के और सीपीआई के झंडे लहराते दिखाई दिए। मालदा जिले के अंदर एक वक्त ऐसा था जब इसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था। बदलते वक्त के साथ यहाँ पर सीपीआई-एम का दबदबा बढ़ गया और कांग्रेस पार्टी सीपीएम के लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल के अंदर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो अलायंस में दिखाई दे रही है। अब देखना है कि तृणमूल कांग्रेस इन दोनों बड़ी पार्टियों को अपने साथ में लाने के लिए कोई उपाय करती है या नहीं करती, क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ गई गठबंधन में तो स्पष्ट तौर पर तृणमूल कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। यही बड़ा कारण है कि मात्र 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को तृणमूल कांग्रेस देने को तैयार है, जो पूरी तरीके से दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अगर आप भी मानते हैं कि और भी ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी और वामपंथी दलों को मिलनी चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और तृणमूल कांग्रेस की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें ईडी के द्वारा बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बाबत सोरेन द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अर्जी वापस ले ली गई है। दोनों वकीलों ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईडी को गिरफ्तार करने से पहले लिखित रूप में गिरफ्तारी का आधार बताना पड़ेगा और कोर्ट को यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि गिरफ्तारी करना क्यों जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधान के सामने रखे थे। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस तरह से कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। यह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, यानी एक मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे बहुत मजबूत आधार होने चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी को प्रूव करना पड़ेगा, वरना कोर्ट का डंडा चलेगा तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जेल के बाहर रहेंगे और ईडी के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई जाएगी। भाजपा सरकार की किरकिरी भी हो सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ झारखंड में लगभग 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई नया मुख्यमंत्री अभी तक घोषित नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है कि मानो राज्यपाल महोदय भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक राज्यपाल को देखना होता है कि राज्य में जनता एक घंटे भी बिना सरकार के ना रहे, प्रशासन पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो जाए। इसके लिए नया मुख्यमंत्री इस्तीफे के साथ ही नियुक्त कर दिया जाता है, कार्यकारी मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। लेकिन अभी झारखंड में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। दोस्तों आपको बता दें कि विधायकों के बहुमत का आंकड़ा लेकर चंपई सोरेन यानी हेमंत सोरेन के पार्टी के नेता पहुंचे थे राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा करने के लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने को लेकर कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया है। दोस्तों इससे पहले बिहार के अंदर जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो तुरंत राज्यपाल ने उनको अगले दिन शपथ लेने के लिए बुला दिया था। लेकिन झारखंड के अंदर एक अलग तरीके से राज्यपाल बिहेव कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं जो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। अगर आप भी मानते हैं कि बहुमत होने के बाद इंडिया गठबंधन के नेता को क्यों मुख्यमंत्री नहीं नियुक्त किया जा रहा है और क्यों नहीं शपथ के लिए तत्काल बुलाया जा रहा है, क्या तोड़फोड़ की राजनीति को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल को तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री को नियुक्त करना चाहिए और शपथ के लिए बुलाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 81 विधायकों के सदन में 41 बहुमत का आंकड़ा होता है। हमारे लोगों के पास प्रत्यक्ष रूप से 43 विधायकों का समर्थन है। इसके बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता ना देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना और जनमत को नकारना है। महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कील ठोकी जा रही है दोस्तों, यानी महामहिम गवर्नर जो होते हैं वो संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं। उनको यह सुनिश्चित करना होता है कि लोकतांत्रिक भावना, लोकतंत्र के सिद्धांत जीवित रहे, लेकिन इस तरीके की हरकतें करके कहीं ना कहीं एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े की जा रही है। जब 43 विधायकों को कैमरे पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये सभी लोग उनके साथ खड़े हैं, तो फिर राज्यपाल महोदय को मुख्यमंत्री नियुक्त करने में क्यों दिक्कतें आ रही है, ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताइए, क्योंकि भाजपा ने आज बैठक बुलाई है दोस्तों और नीतीश कुमार को तुरंत नियुक्त किया गया था, जबकि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा रहा है। इस तरीके के दोहरे मापदंड पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। साथ साथ सरकार गिराने की साजिश के मामले पर कांग्रेस पार्टी के नेता और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसमें कई सारी बातें उन्होंने उठाई है दोस्तों, जिस पर जवाब देते हुए प्रशांत टंडन बोले, कहा चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त न करके गवर्नर संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं। मंशा उनकी ठीक नहीं लग रही है। मामले को अब कोर्ट ले जाना चाहिए, खासकर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहिए, ताकि गवर्नर को एक आदेश
निर्देश दिया जाए, क्योंकि ये ऐसा लग नहीं रहा कि गवर्नर महोदय संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करेंगे। साथ साथ दोस्तों अजीत अंजुम ने भी कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की हरकतों का जोरदार विरोध होना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ जिस मालदीव की इकोनॉमी गिराने की बड़ी बड़ी बातें भाजपा के लोग, भाजपा के समर्थक कर रहे थे, उस मालदीव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। दोस्तों मालदीव के लिए भारत के बजट में 770 करोड़ रुपए पिछली बार खर्च किए गए थे। इस बार 600 करोड़ के आसपास बजट मोदी सरकार ने मालदीव को लेकर रखा है, जो स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि भाजपा सरकार मालदीव के विकास को प्रमोट कर रही है। लेकिन गोदी मीडिया के लोग, खासकर भाजपा के समर्थक, जो सोशल मीडिया पर दावा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के एकमात्र दौरे से स्थिति पूरी तरीके से पलट गई है और मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरीके से भट्टी में चली गई है, तो उनको आकर सबके सामने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार की ओर से मालदीव की इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए 600 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट किए गए हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, इस तरीके के कुपड़ लोगों का किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। साथ साथ हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के साथ सरकार बनाने का दावा करते हुए नियुक्त किए गए नए मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के साथ राज्यपाल से मिले थे। ये तस्वीरें भी दिखाई दे रही है, यानी ये भी तय है कि वर्तमान मुख्यमंत्री आने वाले मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद राज्यपाल उनको सरकार बनाने के लिए नहीं बुला रहे। इस पर विनोद कापड़ी बोले, कहा हेलो राज्यपाल जी, 17 घंटे हो गए, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन, याद रहे, देश सब देख रहा है, इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है। साथ साथ दोस्तों लाइव लॉ इंडिया और आशुतोष मिश्रा आज तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिसंबर में संसद के सुरक्षा उल्लंघन में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो विपक्ष का नाम ले, ये बोले कि विपक्ष के साथ उनके संबंध है। कुल मिलाकर दोस्तों इसके लिए 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद भाजपा सरकार और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई। इसके बाद बुधवार को देर रात व्यास तहखाने में मूर्ति रखकर उसकी पूजा शुरू कर दी गई। इधर दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। हिंदू पक्षकार पहले ही कैविएट दाखिल कर चुके हैं, यानी मामला और आगे बढ़ने वाला है। साथ साथ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मेरी जिम्मेदारी है, यानी अपनी जिम्मेदारी पर वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैदान में आ चुके हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अगले लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। शिवपाल यादव जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकत्रित करते हुए चुनाव में जीत के लिए सारे समीकरण सेट किए जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा बोले, कहा आज जो बजट सामने आया है ये बजट इस सरकार का आखिरी बजट होने जा रहा है। टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि बजट के अंदर कई सारे बड़े दावे बीजेपी की सरकार कर रही है, लेकिन दावे पूरी तरीके से धरातल पर उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही बड़ा कारण है दोस्तों की बजट को लेकर बार बार भाजपा के लोग एक ही तरीके की बातें करते हैं। इस बार भी जो बजट आया है उस पर भी भाजपा के लोगों के द्वारा एक ही कमेंट किया जा रहा है, हिस्टोरिक बजट यानी ऐतिहासिक बजट बताया जा रहा है। 2019 में भी ऐतिहासिक बता रहे थे, 18 में भी ऐतिहासिक बता रहे थे, 17 में भी ऐतिहासिक शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान 2020 के अंदर भी ऐतिहासिक बजट बता रहे थे। राजनाथ सिंह 2019 में ऐतिहासिक बजट बता रहे थे। गडकरी 2017 में ऐतिहासिक बजट बता रहे थे। भाजपा के लोगों को तय करना है कि आखिर कौन सा ऐतिहासिक बजट था। हर साल अगर ऐतिहासिक बजट आ रहा है तो इसका मतलब क्या बीजेपी ऐतिहासिक ही बनाती रहेगी बजट, या फिर धरातल पर भी कोई काम किए जाएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा लगता है कि मानो किसी टूल किट का इस्तेमाल किया जा रहा है। सारे के सारे नेता बजट को लेकर एक ही तरीके की टिप्पणियां एक ही रास्ते पर निकल जाते हैं। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के दौरान बजट में कहीं भी जॉब और एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी और रोजगार की बातें नहीं की गई। इसके बाद देश के वित्त मंत्री के बजट में कौन से शब्द का कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, इस पर सुप्रिया सेनेट की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शब्द का 42 बार इस्तेमाल किया गया है, टैक्स शब्द का इस्तेमाल 42 बार किया गया है, पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल 33 बार किया गया है, गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल 26 बार, भारत शब्द का इस्तेमाल 24 बार किया गया है, स्कीम शब्द का इस्तेमाल 16 बार, फार्मर शब्द का इस्तेमाल 15 बार किया गया है, अपॉर्चुनिटी 13 बार, इकोनॉमी 12 बार, रिफॉर्म 12 बार बोला गया है। इसी तरीके से वुमेन, जीएसटी, ग्रोथ, स्टेट्स, वैक्सीन, एयरपोर्ट, ट्रिपल आईटी, आत्मनिर्भर भारत, फिश, इन्फ्लेशन, आवास योजना, लक्षद्वीप, राम मंदिर और वंदे भारत 2-2 बार बोले गए हैं। यानी इस तरीके से दोस्तों पूरा शब्दों का एक व्याख्यान रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी जॉब और एम्प्लॉयमेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि जिस बजट के अंदर जॉब और एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है आज देश के अंदर, तो उस बजट को क्या हिस्टोरिक कहा जाएगा, ऐतिहासिक कहा जाएगा, या फिर खराब बजट कहा जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ उड़ीसा के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक ने बुधवार को बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 6 फरवरी को राज्य में पहुंचने की संभावना है। शरद पटनायक ने कहा कि सुंदरगढ़ के वीर मित्रपुर में पार्टी के नेता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। राहुल गांधी का 6 फरवरी की रात को सुंदरगढ़ जिले के वीर मित्रपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ेगी। साथ साथ दोस्तों भारत के करप्शन इंडेक्स को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 5 साल में भारत के अंदर भ्रष्टाचार के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। 2019 में करप्शन रेटिंग की बात करें तो भारत का 80 रेटिंग हुआ करता था। इस बार और स्थिति खराब होते होते 93 पर पहुंच गई है। यानी दुनिया भर के अंदर करप्ट देशों में भारत लगातार खराब स्थिति में आ रहा है। इस तरीके की जानकारी सामने आने के बाद लोगों ने कहा कि हमें लगा कि डिजिटलाइजेशन यानी ऑनलाइन सारी चीजें होने के कारण
कारण करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन करप्शन ऐसा नहीं हो रहा है कि कम हुआ है, एकदम बढ़ता जा रहा है। यानी दोस्तों डिजिटलाइजेशन होने के बावजूद करप्शन बढ़ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के टाइम में ही दावा किया था कि अगर डिजिटलाइजेशन होगा यानी पैसे ऑनलाइन खर्च किए जाएंगे तो उससे भ्रष्टाचार रुकेगा। लोगों को भी लगा कि ऐसा होगा, लेकिन अभी जो स्थिति सामने आई है उसमें कहीं भी दूर दूर तक ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद खतरे की घंटी सबसे तेज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आसपास बज रही है। अगर हेमंत सोरेन से अरविंद केजरीवाल की तुलना करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खतरनाक सफर का अभी आधा हिस्सा पूरा किया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से पहले 10 नोटिस भेजे थे। केजरीवाल को 5 नोटिस भेजे जा चुके हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले मौके की तलाश में हेमंत सोरेन कई तरीके की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अंततः गिरफ्तार किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर भी कई सारे और भी मामले दर्ज कराए जाएंगे और केरल के मुख्यमंत्री के पीछे भी ईडी दौड़ाई जा सकती है। दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की भी मुश्किलें आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ सकती है। साथ साथ बजट सेशन को लेकर 2 तस्वीरें शेयर की जा रही है। पहली तस्वीर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फाइनेंस मिनिस्टर को बजट से पहले मुंह मीठा करा रही है ताकि कोई शुभ काम किया जाए। इस पर कई सारे लोग कमेंट करते हुए खासकर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। इस पर लोगों ने दूसरी तस्वीर दी है जिसमें साक्षी मलिक दिखाई दे रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान करती है कि अब वो खेल से संन्यास ले रही है क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला है। लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति और वित्त मंत्री की तस्वीर इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आप लोग ये तस्वीर भूल जाइए जिसमें देश की बेटी के साथ कितना अन्याय हुआ है, ये आपको याद ना रहे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर बीजेपी सरकार में स्थिति महिलाओं की और ज्यादा खराब हुई है। साथ राहुल गांधी की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है दोस्तों। इसमें राहुल गांधी अपने सीआरपीएफ के लोगों को अपना खाना बांट रहे हैं, यानी सीआरपीएफ के लोग जो सुरक्षा में लगे हुए राहुल गांधी के, उनके साथ खाना शेयर करते हुए राहुल गांधी यात्रा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीरों से साफ तौर पर दिखाई देता है कि राहुल गांधी अपने आसपास के लोगों का भी जमकर ख्याल रख रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की तस्वीरें गोदी मीडिया के अंदर भी दिखाई जानी चाहिए, हालांकि गोदी मीडिया हिम्मत जुटाएगी नहीं। जहां पर राहुल गांधी की बुराई करने की बात आएगी, जहां पर तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करने की बात आएगी, वहीं पर केवल शो में राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई जाएगी। और ये आज के मीडिया का दुर्भाग्य है, देश की जनता का भी एक तरीके से दुर्भाग्य है। तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।